मतलब बहुत प्रैक्टिकल सेंस में ट्रू नहीं होती है। तो हम लोग की यार जो थ्योरी इस टॉपिक में आने वाली है वो थ्योरी किसी एजम्पशन के साथ ट्रू है, और वो एजम्पशंस मैंने यहां लिखे हैं। यानी यार ऐसी एक गैस जिनमें ये सारी कंडीशन फुलफिल हो वो एक आइडियल गैस है, और जो प्रैक्टिकल सेंस में हमारे पास गैस एटमॉस्फेयर में होती वो ऐसी नहीं होती है। लेकिन काफी हद तक आइडियल गैस के जो भी नियम हम पढ़ते हैं वो रियल गैस में थोड़ी हद तक फॉलो होते हैं, शायद इसीलिए हम आइडियल बातें कर रहे हैं। तो क्या एजम्पशन है आइडियल गैस? पहला एजम्पशन तो यह है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन होती है। इन सारे मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम सबको इकट्ठा भी कर लेना तो कंटेनर के मुकाबले उनका साइज ना के बराबर होता है। मैं कुछ कुछ रूल ऐसे बता देता हूं समझते हुए, फिर हम पॉइंट्स समझ लेंगे। पहली बात तो यार ये सारे मॉलिक्यूल मिला भी दिए जाएं तो कंटेनर के मुकाबले उनका साइज 0 होता है, कोई साइज नहीं होता है। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल हम लोगों ने हमेशा पढ़ा यार कि सॉलिड में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, गैस में लिक्विड में कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। लेकिन आइडियल गैस में 0 अट्रैक्शन हमें कंसीडर करना है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ये हमें मान के चलना है। ठीक है, आइडियल गैस में हमें अट्रैक्शन नहीं मानना है, कोई इंटरेक्शन नहीं मानना है। आइडियल गैस में हम लोग कभी ये मान के चलेंगे कि ये मॉलिक्यूल लगातार आपस में और दीवारों के साथ टक्कर करते रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल कभी दीवार के साथ टकराते होंगे तो टक्कर के दौरान उनका कॉलिजन एनर्जी का लॉस नहीं करता है। और एनर्जी का लॉस अगर किसी टक्कर में नहीं होता है तो उसको हम कौन सा कॉलिजन कहते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। यानी यार मॉलिक्यूल टक्कर के दौरान अपनी एनर्जी खोते नहीं है, यानी सारे कॉलिजन कैसे माने जाएंगे? इलास्टिक माने जाएंगे। इसके अलावा नीचे वाली गैस और ऊपर वाली गैस में देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक क्या पता है मॉलिक्यूल ऊपर जाने तक अपनी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत अंतर ला देते होंगे। कारण, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को कहां खींच रही है? नीचे की तरफ। लेकिन हमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट मान के नहीं चलना है। इसका मतलब जिस अंदाज में नीचे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते होंगे, रैंडम मोशन करते होंगे, उसी अंदाज में ऊपर भी रैंडम मोशन करते होंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे और ऊपर की अलग अलग नहीं होती है। तो हम ग्रेविटी को भी हमेशा क्या करेंगे? निग्लेक्ट करेंगे। सही सेंस में देखा जाए तो यार एक गैस ऊपर वाली गैस और नीचे वाली गैस में नीचे वाली गैस ज्यादा हाइट के अंदर दबी होती है, और जब इतनी सारी गैस के अंदर दबी होगी तो नीचे वाली गैस की डेंसिटी होना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा, ऊपर वाले की कम। अगर ये कंटेनर हमारा कई किलोमीटर का हो तो ये बात हम मान ही नहीं सकते हैं कि ऊपर वाली गैस और नीचे गैस सेम प्रेशर पे और सेम डेंसिटी की होगी। सही सेंस में क्या बात है? नीचे की गैस ज्यादा डेंसिटी पे होती है, ऊपर वाली गैस कम डेंसिटी पे होती है। लेकिन हमें आइडियल गैस में क्या मान के चलना है? नीचे से ऊपर तक पूरी गैस सेम प्रेशर पे है और सेम डेंसिटी पे है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मान के चली है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है, पता है पोटेंशियल एनर्जी शब्द तभी आता है जब सिस्टम के अंदर आपस के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग इन्वॉल्व होती है तो पोटेंशियल जी की बात करते हैं। ग्रेविटी में हम कहते हैं अर्थ का और मास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो अर्थ और ग्रेविटी सिस्टम, अर्थ और मास सिस्टम में पोटेंशियल जी की बात करते हैं। यहां जब सिस्टम में कोई आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट एक एक करके मैंने जो लिखे हैं कि यार सारे पार्टिकल बहुत सारे गैस बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उनके अंदर उनका अपना साइज बहुत कम होता है ना। और जितना बड़ा कंटेनर मिल जाएगा गैस उतनी जगह में फैल जाएगी। गैस के अंदर ये भी खूबी है कि छोटा कंटेनर है तो अपने आप को कम में एडजस्ट करेगी, और बहुत बड़ा कंटेनर मिल जाए तो उसमें एडजस्ट करेगी। वो अनलिमिटेड एक्सपांशन कर सकती है, बस उसको जगह मिलना चाहिए। मॉलिक्यूल हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम, दूसरी बात मैंने बताई कि इनका साइज बहुत कम होता है। तीसरी बात बताई सारे कॉलिजन कैसे होंगे? इलास्टिक होंगे। चौथी बात मैंने बताई ग्रेविटी के असर को इग्नोर करना है। जैसे मैंने कहा ग्रेविटी के असर को इग्नोर करना है तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई कि ऊपर और नीचे से लेके ऊपर तक प्रेशर सब जगह, डेंसिटी सब जगह सेम होगी। ये सारी बातें है ना। आपस के इंटरनल अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई बात हम गैस के अंदर नहीं कर सकते। केवल और केवल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक फॉर्म में। ये सारे आइडियल गैस एजम्पशन है। तो अब कोई पूछे यार कि क्या आइडियल गैस जब होती नहीं तो हम पढ़ते क्यों हैं, और क्या किसी तरीके से आइडियल गैस के बिहेवियर को रफली हम अचीव कर सकते हैं? क्या बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अगर किसी कंटेनर के अंदर बहुत कम गैस डाली जाए
और बहुत हाई टेम्परेचर पे रखी जाए, यार बहुत कम गैस है, इसका मतलब उसके अंदर का प्रेशर भी कम होगा और डेंसिटी भी कम होगी। या देखो मैंने कहा यार लो प्रेशर होना चाहिए, इसका मतलब गैस कम है। यार हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इतनी ज्यादा होती है कि वो उनका रैंडम मोशन बहुत फास्ट होता है, और फास्ट में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो कोई फर्क, नीचे से ऊपर आने में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर या डेंसिटी पे। तो हम यहां पे हाई टेम्परेचर मानते हैं, और प्रेशर कैसा मानते हैं, प्रेशर लो मानने का मतलब है कि गैस बहुत कम मात्रा में कंटेनर के अंदर, अब गैस बहुत कम मात्रा में होगी तो वो दूर दूर होगी, होगी तो उनके बीच में आपस के इंटरेक्शन कम होंगे। तो इन शर्तों को मान लिया जाए तो ये सारे रूल लगभग अचीव होने लगते हैं। गैस कम होगी तो उनका मिला के सबका वॉल्यूम भी बहुत कम होगा। तो ले देखे यार सेंट्रल आइडिया क्या है, कम गैस हाई टेम्परेचर पे अगर किसी कंटेनर में भरी है, कम गैस हाई टेम्परेचर भरी है, तो ये सारे रूल लगभग फॉलो होने लगते हैं। क्या जनता समझ गई है? अब कम गैस मतलब मेरा क्या है, प्रेशर कम होना चाहिए, डेंसिटी कम होना चाहिए, है ना, और हाई टेम्परेचर तो होना ही चाहिए। ये अगर चीजें फॉलो हो रही हैं तो मैं कहूंगा वो आइडियल गैस के काफी क्लोज है। नोट करते जाएं। क्या रिसर्च चल रही है? ये हो गया है, ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। तो यार गैस को लेके सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने नियम दिए। पहला साइंटिस्ट कौन था? बॉयल्स। बॉयल्स ने अपना नियम क्या दिया था? तो अक्सर हमें नियम तो याद रहते हैं बट कंडीशंस हम लोग भूल जाते हैं। ये पीसी कनेक्टेड नहीं है क्या भाई? हाँ भाई, बॉयल्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो अक्सर यार हमें ये पता रहता है लॉ क्या है, ये भूल जाते हैं कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात यार कि हमें एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर किसी भी लॉ में एक नियम पक्का है कि यार कंटेनर के अंदर जो भी गैस है वो फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड मास या फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए सारे रूल काम करते हैं। यानी जब प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान गैस कहीं से लीक ना हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात यार बॉयल्स लॉ में क्या बोला गया है, एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यार कंटेनर के अंदर कोई बदलाव चल रहा है, इस पिस्टन और कंटेनर के बीच में गैस भरी हुई है और किसी तरीके से अगर गैस के अंदर का प्रेशर कम या ज्यादा किया जाएगा तो उसके वॉल्यूम में अंतर आएगा। अगर पिस्टन को किसी ने उसके वेट को सहारा दे दिया है तो ऑब्वियसली यार उसका प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर कोई इस पिस्टन को जबरदस्ती दबाने का प्रयास कर रहा है मतलब प्रेशर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लॉ क्या है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए फिक्स टेम्परेचर पे, यानी इस कंटेनर का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही इस टेम्परेचर का होगा, तभी ये नियम काम करता है। यानी अगर कोई कहे कि यार बॉयल्स लॉ कब काम करता है तो मैं कहूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जब गैस का टी कैसा हो, सेम हो। और टी सेम होना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, आइसोथर्मल। टेम्परेचर सेम हो यानी आइसोथर्मल हो, तब ये नियम काम करता है। इस नियम का फायदा क्या है, इस नियम का फायदा है कि हमें किसी एक कंटेनर के लिए P1 V1 पता है, दूसरे के लिए दो में से कोई एक चीज पता है तो दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं। पहले वाली स्थिति में P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम था, दूसरे वाली स्थिति में P2 प्रेशर V2 वॉल्यूम था, इनमें से कोई एक अननोन होगा तो हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं यार, वॉल्यूम इधर पहुंचा देते हैं और फिर लिख देते हैं PV बराबर क्या, कांस्टेंट, तो उसी से निकलता है P1 V1 बराबर क्या, P2 V2। बात क्लियर है भाई, नोट करते जाएं। तो इतनी सी बात बता के बॉयल्स फेमस हो गए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट के अंदर जलन पैदा हुई, उनको लगा कि यार देखो बॉयल्स तो फेमस हो गया, इतनी सी बात बता के हम कुछ ना कर पाए। तो यार चार्ल्स नाम का साइंटिस्ट बहुत गहन रिसर्च कर रहा था गैस के अंदर इसी तरह की कोई पैटर्न देखने की। जैसे यार इसमें प्रेशर वॉल्यूम को देखा गया है, क्या साइंस चलती रहती है तुम लोग, कुछ ना कुछ अलग टॉपिक चलता रहता है। फिजिक्स को तुम लोग इतना हल्के में कैसे ले सकते हो कि यार एक साथ दो दो टॉपिक पे डिस्कशन भी कर लो, बात भी कर लो और फिजिक्स भी कर लो। हाँ अभी थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का टॉपिक चल रहा है तो शायद तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, देखते हैं। हाँ भाई, तो चार्ल्स को लगा यार बॉयल फेमस हो गए, हम भी कुछ बढ़िया दिखाएं। तो चार्ल्स गैस के अंदर वॉल्यूम को लेके ऑब्जर्वेशन करते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन यार टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता तो था, लेकिन इस तरह की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज उनको नहीं दिख रही थी। यानी यार तुमने अभी एक थर्मल एक्सपांशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था यार, V = V0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा। यहां डेल्टा टी क्या होता था, डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज, गामा डेल्टा टी। तो ऐसे फॉर्मूले को लेके अक्सर वो बैठे रहते थे। तो क्या इस फॉर्मूले को देख के तुम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते यार। प्रोपोर्शनलिटी का पहले तो बताया मतलब क्या होता है कि ये चीज जितने गुना होगी ये भी उतने ही गुना होगी। तो मुझे बता यार, यहां पर अगर मैं कहूं पहले डेल्टा टी 5 डिग्री था, यहां डेल्टा टी अगर 10 डिग्री कर दिया जाए तो वॉल्यूम भी 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री 1 के साथ जुड़ना है और ये 10 डिग्री भी 1 के साथ जुड़ना है, फिर कंपैरिजन होगा ना। तो पहले ये V1 आएगा V0 इंटू 6 और बाद में V2 आएगा V0 इंटू 11। तो क्या ये 5 से 10 हुआ है तो क्या ये भी दुगना हो गया है? नहीं हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी केवल तब कही जाती है जब कोई चीज कुछ मल्टीप्लिकेशन इनटू वो क्वांटिटी आए, तो ऐसा नहीं था।
तो यार चार्ल्स अपना नियम सिंप्लीफाइड करके नहीं दे पा रहे थे। उनका एक मित्र था, वो अक्सर उनकी रिसर्च को, उनके फॉर्मूले को खिड़की से झांका करता था और वो चाहता था कि दोस्त की मदद की जाए। वो कहता भी था कि बताओ दोस्त मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो केल्विन बोल देता था, चार्ल्स बोल देता था कि भाई ऐसा है कि तुम कुछ बताओगे फिर कहोगे मेरा नाम लगाओ लॉ में, तो इसलिए मैं तुमसे कोई मदद नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा चलो ऐसा मेरा नाम मत देना, तुम बस मुझे बताओ कि क्या फंसा है मामला। उसने कहा मामला यहाँ फंसा है कि जैसे बॉयल ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला दिया, वो नहीं बन पा रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इस गैस के लिए मुझे बताओ गामा की वैल्यू कितनी है। तो उसने बताया यार गैस के लिए गामा की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, ये है, कितनी है, ये थर्मल एक्सपांसन का फॉर्मूला है जो हमने थर्मल एक्सपांसन में पढ़ा है, 1 + 1/273 और डेल्टा टी इन डिग्री। उस समय तक डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल और फ़ारेनहाइट वाला चलता था, केल्विन वाला स्केल नहीं चलता था। ये केल्विन उसी दोस्त का नाम है यार। उसने कहा देखो ऐसा है कि तुम डेल्टा टी को डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों नाप रहे हो। देखो यार 273 यहाँ एलसीएम लो तो ये बन जाएगा 273 प्लस डेल्टा टी। उसने कहा देखो यार वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ तो गया। उसने कहा कहां डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। उसने कहा देखो इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल, 273 प्लस डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल। तो उसने कहा ये क्या है, उसने कहा ये टेम्परेचर है। उसने कहा कि ये कौन सा टेम्परेचर है जिसमें 273 तुम ऐड कर रहे हो। उसने कहा ये नया टेम्परेचर है, इसको केल्विन नाम दे दो। उसने कहा नहीं देखो बात हुई थी कि नाम नहीं देना है। तो उसने कहा ठीक है लॉ तुम अपने नाम कर लो लेकिन टेम्परेचर मेरे नाम कर दो। V इज प्रोपोर्शनल टू, एक नया टेम्परेचर डिफाइन कर दिया गया जिसमें क्या था यार कि टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उसमें 273 जोड़ो तो फॉर्मूला प्रोपोर्शनल बन जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है यार कैसे साइंटिस्ट लोग चालाकियां करते थे। तो यार चार्ल्स के साथ केल्विन ने ये चाल चली और तब से ये फॉर्मूला बदल गया। उसने कहा यार वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन टेम्परेचर अब नए तरीके से बोला जाएगा, है ना। ये टी केल्विन में, केल्विन टेम्परेचर में है और अब वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो केल्विन के टेम्परेचर डेफिनेशन क्या बन गई, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा। तो ये केल्विन, इस तरीके से केल्विन तो ज्यादा फेमस हो गए, देखा जाए चार्ल्स भी फेमस हो गया। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी भी कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये कि कंटेनर के अंदर मास कैसा होना चाहिए, ये तो हर एक रूल में है, मास फिक्स नहीं है तो रूल काम। तो यार फिक्स मास में अगर हम इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जितने गुना टेम्परेचर बढ़ेगा केल्विन वाला उतने गुना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये सिंपल सा नियम बन गया एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर ये शर्त है, प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब इस पिस्टन को कोई ना छुए तो पिस्टन का प्रेशर पिस्टन तय करेगा, उसका वेट तय करेगा। कोई पिस्टन को ना छुए तो गैस के ऊपर पिस्टन अपना वेट देगा और पिस्टन को अगर कोई छू नहीं रहा तो वो वेट मेंटेन रहेगा तो प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। बस तुम नीचे गर्म करने लगोगे तो गैस अपने आप एक्सपैंड होने लगेगी। क्या बात समझ रहा है। प्रेशर फिक्स होना चाहिए और मोल तो फिक्स होना ही चाहिए, वो तो हर बार है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर फिक्स्ड मास के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यार इसमें क्या किस तरह की बातें हो सकती हैं। अगर एक सिचुएशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है, दूसरी सिचुएशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर पता करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1/V2 बराबर क्या, T1/T2। यानी इस 1 और 2 सिचुएशन में हम ये कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। पूरी कहानी समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए समझाया ताकि तुम्हें ये महिमा पता रहे कि इस पूरे टॉपिक में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रखा नहीं जा सकता, बस इसलिए मैंने पूरी कहानी तुम्हें बताई है। तो यार चार्ल्स की तरह एक और साइंटिस्ट बैठे थे जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक नहीं बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो प्रेशर पे नियम देना चाह रहे थे और वो उनका भी फॉर्मूला इसी तरह का आ रहा था। तो उन्होंने भी जो प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड मास,
प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T इन केल्विन। बिल्कुल। अब यार इस लॉ में कई लोग दावा करते हैं, बट इस पे सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है, चार्ल्स को, क्योंकि चार्ल्स ने पहले अपना नियम बताया तो ये नियम साथ ही में आ गया। मैं देखता हूं यार इसमें कई साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, अब तक मैं तरह तरह की किताबों में देखता हूं तो यार इसमें गैलुसैक का नाम आता है, इसमें चार्ल्स का भी नाम आता है, तो मैं इसमें नाम ही नहीं रखता हूं यार, इसका नाम हम रख देते हैं लॉ ऑफ प्रेशर। बल्कि लॉ ऑफ प्रेशर नाम से ही ये फेमस है, क्योंकि इस लॉ में बहुत लोग दावा करते हैं। लॉ ऑफ प्रेशर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कब, अगर हम ढक्कन को फिक्स कर दें, ढक्कन को फिक्स समझो यार, अगर मैं कंटेनर में उसको एक्सपेंड करने की आजादी खत्म कर दूं, यहां कोई कील जैसी चीज लगा दूं कि ये ढक्कन ऊपर नीचे ना जा पाए, तो इसका मतलब ये कब हो गया, फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए। ये वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, मास तो फिक्स होना ही चाहिए, ये मैं बार बार क्या लिखूं। क्या यहां ढक्कन ऊपर नीचे जाने की आजादी थी कि नहीं, ढक्कन मतलब पिस्टन, तो वो क्या था, फिक्स कांस्टेंट प्रेशर, और यहां इसका ढक्कन ऊपर नीचे जाने की आजादी नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम एक और नाम देते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड। अच्छा, इसको भी एक नाम देते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर फिक्स्ड है। तो यार फिक्स प्रेशर पे वॉल्यूम का रूल है, और फिक्स वॉल्यूम पे प्रेशर का रूल है, और रूल से बड़ा सिंपल है, अगर तुम प्रेशर फिक्स रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, और अगर तुम वॉल्यूम फिक्स कर दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्या ये दोनों नियम क्लियर है? बोलो बेटा, कहाँ दिक्कत है? फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। वॉल्यूम और मास, मास हर जगह है यार, मास बदलेगा तो नियम काम करेगा ही नहीं। तो अभी यार ये तीन अलग अलग नियम निकाले गए, इन्होंने ये जो अपने नियम दिए थे ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे दिए थे, और जब भी कोई नियम ऑब्जर्वेशन के आधार पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ। लॉ मतलब कि ये क्यों आता है कोई नहीं जानता था, उस समय तक तो कोई नहीं जानता था, अभी थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन सबके पास हैं। हम लोग इन तीन चीजों को याद रखें, या एक और चीज याद रखें जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली इन तीन लॉ की मदद से ही निकाली गई है ना। इन तीन इक्वेशन को मर्ज करके एक इक्वेशन बनाई गई है, और वो है पीवी बाई टी फिक्स्ड होता है कब तक, जब तक फॉर फिक्स्ड मास। किसके लिए फिक्स होता है, फिक्स्ड मास के लिए। तीन लॉ को अगर तुम एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वो कुछ यही नियम देगा कि फिक्स्ड मास के लिए पीवी बाई टी का रेशियो फिक्स होता है। तो क्या मास बदलेंगे तो पीवी बाई टी का रेशियो भी, यानी यार पीवी बाई टी किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मास। लेकिन गैस में यार हम मास की जगह, तुम्हें पता है यार मोल्स का फॉर्मूला, मोल तुम लोगों ने कभी ना कभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, W बाई M। हाँ भाई, मोल्स याद आ रहा है, W होता है टोटल मास ऑफ द गैस, और M क्या होता है, मोलर मास, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास। तो यार अगर कोई चीज मास के साथ, n मास के साथ रिलेटेड है,
और मैंने ये फॉर्मूला अभी फिक्स मास के लिए लिखा था कि जब तक फिक्स है तब तक ये रेशियो फिक्स है, लेकिन अगर मास बदलेगा तो पीवी बाई टी का रेशियो भी बदलेगा। तो यार यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब भी हटाया जाता है तो किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और वो कांस्टेंट यहां पे क्या होता है? यस, ये गैस कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। यार ये हम लोग ना 0.0821 वाला जो जानते हैं वो होता है जूल पर एटमॉस्फेरिक किसमें होता है? प्रेशर वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर मीटर क्यूब, उस यूनिट में होता है। स्टैंडर्ड यूनिट में कितना होता है? तो हमें यार पूरी फिजिक्स में कहीं 0.0821 वाला यूज नहीं करना है। किसको करना है? इसमें करना है। इसकी वैल्यू लगभग 25/3 के बराबर होती है। तुम अगर 25/3 करोगे तो लगभग यही आंसर आएगा। तो यार कैलकुलेशन में अक्सर ऐसा होगा, जानबूझ के तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि 8.31 को ये लिखने पर बहुत सारा कैलकुलेशन कट जाएगा, यानी 5 नंबर से 25 कट जाएगा और 3 नंबर से ये 3 कट जाएगा, तो तुम्हें कैलकुलेशन में मदद हो जाएगी। मैं तो कहूंगा यार केमिस्ट्री में भी वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट होती है 0.0821, लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट के बजाय इसमें करोगे तो कैलकुलेशन बहुत फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बन गया यार? यहां से ये बन गया पीवी बराबर एनआरटी, और ये फॉर्मूला अब उन 3 फॉर्मूलों से भारी चीज है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला पिछली तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा भाव अगर इस टॉपिक में हमें किसी को देना है तो किसको देना है? फिजिक्स में हर लाइन बराबर भाव देने वाली नहीं होती यार, किसी को ज्यादा भाव, फिजिक्स में भी और लाइफ में भी, दुनिया में भी सबको बराबर भाव देने की जरूरत नहीं है। अब इसका ये मतलब ना निकालें कि मुझको बिल्कुल भाव नहीं देना यार। क्लास में अगर तुम टीचर को भाव नहीं दोगे तो दुनिया तुमको भाव नहीं देगी यार, बात समझ रहा है? तो प्रायोरिटी में टीचर को थोड़ा ऊपर रखना है यार, बहुत नीचे नहीं करना है, और इस फॉर्मूले को इस टॉपिक में सबसे ऊपर रखना है। ठीक? तो यार इसको भाव क्यों देना है जरा देखो। अगर मैं इस फॉर्मूले में कह दूं फिक्स मास है मतलब एन फिक्स हो गया, फिक्स टेम्परेचर है मतलब टी फिक्स हो गया, ये सब फिक्स हो गया, तो ये नियम बन जाएगा पीबी बराबर, यार एन और टी फिक्स है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीबी बराबर कांस्टेंट। ये किसका नियम था? नहीं था यार, उसने क्या बोला था? मास फिक्स हो तो मास फिक्स मतलब मोल फिक्स, और टी फिक्स हो तो पीबी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। भाई जब ये दोनों फिक्स हो गए तो यही दो चीजें तो है जो यहां बदलती हैं, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट हो गया तो पीबी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया। इससे क्या निकल आया? बॉयल्स लॉ। देखना यार अभी बॉयल्स लॉ निकला है। अब मैं कहता हूं यार कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और एन कांस्टेंट है। दूसरा नियम क्या था? फिक्स प्रेशर फिक्स मोल पे। यार प्रेशर फिक्स हो गया और मोल फिक्स हो गए, पी फिक्स हो गया, तो ये पूरा फिक्स हो गया कि नहीं? एन आर पी सब फिक्स हो गया, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? T आ गया। ये कौन सा नियम आ गया? चार्ल्स नियम आ गया। फिर मैंने क्या बोला? वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एन कांस्टेंट हो, तो देखो यार ये फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू एन आर बाई वी। ये सब फिक्स हो गया कि नहीं? V फिक्स, कुछ V नॉट लिख दिया है, N फिक्स और R तो हमेशा ही फिक्स है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया? क्या ये तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है? हम जब भूलें तो बस ये सोच लो क्या क्या फिक्स है, तो तुम्हें नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा यार कि V फिक्स है, ये T फिक्स है, तो बॉयल्स लॉ बन जाएगा। जैसे तुम्हें पता चलेगा प्रेशर फिक्स है तो चार्ल्स लॉ बन जाएगा, और जैसे तुम्हें पता है कि वॉल्यूम फिक्स है तो लॉ ऑफ प्रेशर बन जाएगा। सब नियम इस एक इक्वेशन में शामिल हैं, तो ज्यादा भाव किसको दोगे? तो वो सब किस लिए था? बस ठीक है यार, पहले दिया है, लॉ बोल के साइंटिस्ट गए हैं तो उनका सम्मान रखने के लिए, वरना तो हमें उसकी बात ही नहीं करना चाहिए। ये भी केवल सम्मान देने के लिए था, आखिर साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी है।
मैं मान के चलता हूं यार इतने दिन पढ़ने के बाद तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा। इज देयर एनीवन जिसको लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट उसका फैला हुआ है? यही तो एक टॉपिक है जो शुरू शुरू में केमिस्ट्री वाले टीचर मजबूत करते हैं। मजबूत है, यही एक टॉपिक मजबूत है। कह नहीं रहे थे यार मेरा मोल कॉन्सेप्ट एनीवन एल्स जिसको मोल कॉन्सेप्ट ना पता हो? मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है? पता है, मतलब पता है। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट को अपने अंदाज में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। पता है, अच्छी बात है, ज्यादा सुनने में क्या बुराई है। समय खूब है हम लोगों के पास, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, टाइम से वेल बिफोर टाइम चल रहा है। तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें छोटी छोटी गोलियां रखी हुई हैं, कंचे खेलने वाली गोलियां। ठीक है, हर कंचा 3 ग्राम का है। हर कंचा कितने ग्राम का है? 3 ग्राम का है। और मेरे पास ऐसी ऐसी 30 कंचे रखे हैं। कंचे समझते हो ना यार तुम लोग? तुम लोगों ने कभी खेला नहीं होगा अलग बात है। 30 कंचे रखे हैं। तो बता यार टोटल मास ऑफ कितना होगा यार? हाँ, 3 ग्राम, चलो यार 2 ग्राम कर देते, कोई कंफ्यूजन ना है। 2 ग्राम का सब कंचे हैं, 2-2 ग्राम के कंचे। कंचे समझते हो ना यार? और कितने कंचे थे? मैंने 30 बोले थे। तो टोटल मास कितना हो गया? 60 ग्राम। नहीं, अगर मेरे पास एक और कंटेनर है जिसमें 60 कंचे हैं, 60 कंचे हैं, वही कंचे हैं यार, कितने कितने ग्राम के? 2 ग्राम के। तो मास कितना होगा? तो यार अगर कंचों की संख्या बढ़ रही है तो मास भी बढ़ रहा है। अब तुम्हें कोई ये कह दे कि 60 ग्राम है और हर कंचा 2-2 ग्राम का है, टोटल कंटेनर 60 ग्राम का है, और बताओ नंबर ऑफ कंचे निकालो, नंबर ऑफ कंचे। तो तुम क्या करोगे? 60/2 करोगे कि नहीं? यहां कोई पूछे यार नंबर ऑफ कंचे निकालोगे तो 120/2। तो यार नंबर ऐसे निकालोगे यार? नहीं। चलो मैं यहां पर यार एक बड़े कंटेनर की जगह 2 कंटेनर लिख देता हूं। ठीक है, मैंने यार यहां पे, हाँ फैल गया कुछ। मैंने 60 कंचे लिए थे तो 2 कंटेनर में लिए थे। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि एक कंटेनर में अगर 30 कंचे आते हैं और मेरे पास 60 ग्राम कंचे हैं तो कितने कंटेनर होंगे? यार एक कंटेनर में अगर, चलो नंबर ऑफ कंटेनर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यार देखो यार, मेरे पास ये कितने ग्राम का एक कंटेनर है? 60 ग्राम का एक कंटेनर है। और कोई पूछे यार कि मेरे पास 120 ग्राम है, तो नंबर ऑफ कंटेनर कैसे निकालोगे? यार इतना तो समझ आ रहा है, नंबर ऑफ कंटेनर कैसे निकालोगे? कंटेनर क्या हो जाएगा? टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 कंटेनर। यार ये बात थोड़ा समझें यार। नहीं, क्या इसको निकालने का एक और तरीका है नंबर ऑफ कंटेनर निकालने का? टोटल मास, एक कंटेनर का मास, या टोटल कंचे डिवाइड बाई कंचे इन 1 कंटेनर। 1 कंटेनर। देखो यार मैं 2 तरीके बताता हूं। एक कंटेनर कितने मास का है? 60 ग्राम का। तो तुम 120 में से 60 डिवाइड करो तो कितना निकल के आएगा? 2 कंटेनर। एक तरीका ये है। दूसरा बात, अगर कोई ये कह दे कि मेरे पास इस समय 160 कंचे हैं। कितने कंचे?
30 कंचे इसमें, 30 इसमें, कितने 60 कंचे हैं। और कोई पूछे बताओ कितने कंटेनर हैं, कैसे निकालोगे यार? तो यार 60 डिवाइड बाई एक कंटेनर में कितने कंचे, 30, तो कितना निकल के आएगा? तो यार बात समझो यार, नंबर निकालने के दो तरीके हैं, टोटल मास एक डब्बे का मास, नहीं, या टोटल कंचे एक डब्बे के कंचे। अब तुम सोचो यार, हमारा एक डब्बा, इस कॉन्सेप्ट में हमारा एक डब्बा होता है 1 मोल, जिसमें कितनी संख्या होती है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये एक डब्बे के नंबर्स हैं, ये डब्बे के नंबर हैं। अब उसमें अगर 2-2 एमयू की चीजें रखी हैं तो उसका कुछ मास होगा। 2-2 एमयू की चीजें रखी तो वो दिस इंटू 2 एमयू होगा कि नहीं, इतना मास होगा। नहीं, मान लिया मेरे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी इसका डबल नंबर है, तो मतलब क्या है? डबल कंटेनर है। तो क्या बता रहा है? डबल मास भी तो होगा। मुझे अगर एक कंटेनर का मास पता है, मान लिया 2 ग्राम, या ये बहुत छोटा मास होता है, ये 2 ग्राम अगर लिखा है तो मैं पता है किसकी बात कर रहा हूं? H2 की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन के इतने संख्या वाला एक कंटेनर कितना ग्राम रखेगा? 2 ग्राम। तो अगर मेरे पास 2 कंटेनर है तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। तो अब कोई कहे यार कि बताओ इसमें तुम्हें यह पता करना हो कि कितने कंटेनर हैं, तो 2 तरीके हैं, पूरा नंबर में से एक नंबर डिवाइड कर दो तो कंटेनर की संख्या आ जाएगी, और कोई यह पता करना चाहे कि कितना मास है, तो पूरे मास से एक कंटेनर का मास डिवाइड कर दो तो भी पता चल जाएगा। फिर से देखें यार, ये 2 कंटेनर थे तो मास कितना है? 4 ग्राम। एक कंटेनर का मास कितना है? 2 ग्राम। कोई पूछे कितने कंटेनर हो, कंटेनर मतलब मोल, तो तुम क्या करोगे? 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2 मोल। या इस संख्या में से एक कंटेनर की संख्या डिवाइड कर दो तो भी वो बात समझ रहा है। तो वो कंटेनर जो मैंने यहां बनाया था मॉलिक्यूल में, वो कंटेनर कितनी संख्या का होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर वो संख्या कई गुना बढ़ जाएगी तो कंटेनर भी उतने गुना बढ़ जाएंगे। अगर इस संख्या के 10 गुना संख्या ले लोगे किसी बड़े कंटेनर में, तो मैं कहूंगा मोल्स भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। मास अगर 10 गुना बढ़ेगा, क्या बात समझ रहे हैं? अब एक और बात कि मेरे कंचे 2-2 ग्राम के थे तो इस कंटेनर में 2 ग्राम आता था। अगर मेरे कंचे, यानी इस कंचे की मास बड़े बड़ी हो जाए, मतलब उससे डबल हो जाए, मान लिया अभी यार कंचे 2-2 एमयू के थे, अगर ये कंचे 4-4 एमयू के हो जाएं तो वो कंटेनर कितने मास का हो जाएगा? यार देखो, 2-2 एमयू के कंचे थे तो 2 ग्राम हुआ इतनी संख्या में। अगर 4-4 एमयू के कंचे हो जाएंगे तो वो 4 ग्राम हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के अगर इतनी संख्या 2 ग्राम की होती है तो हीलियम की इतनी ही संख्या कितने ग्राम की होगी? 4 ग्राम की। कार्बन की इतनी ही संख्या 12 ग्राम की होगी। क्या जनता समझ पा रही है? तो यार ये जो मोल शब्द है ना, वो एक बंच का नाम है, बस इतनी सी बात है। जैसे मैं इस कंटेनर में 30 कंचे को एक कंटेनर कह रहा हूं, वैसी इतनी संख्या को उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? मोल्स बोलना शुरू कर दिया। अब यार ये संख्या बढ़ेगी तो मोल्स भी बढ़ेंगे, ये संख्या बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, उसके अंदर के कंचे अगर मास अपना बड़ा कर देंगे तो कंटेनर भी भारी हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन हल्का मॉलिक्यूल होता है तो उसकी संख्या में कितने ग्राम होता है? 2 ग्राम। और हीलियम डबल भारी होता है तो उसके उतने ही नंबर में उसका वजन 4 ग्राम हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यार, अगर तुम समझ पाओ। और नहीं समझ पा रहे हो तो फिर केमिस्ट्री वाले सर ही तुम्हें समझाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो एक फॉर्मूला मैंने यहां दिया है, n इक्वल टू क्या? n मतलब नंबर ऑफ कंटेनर। हमारा कंटेनर कितने मॉलिक्यूल का होता है? 6.02 इंटू, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला दिया मैंने, W अपॉन मोलर मास। W मतलब टोटल मास, M मतलब एक कंटेनर का मास, नहीं, या कैपिटल N अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। टोटल नंबर अपॉन एक कंटेनर का नंबर, इन 2 तरीकों से हम n का फॉर्मूला ला सकते हैं। बस मुझे इतना समझाना था। अगर किसी को कंचे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यार मोल कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता ही है।
क्लियर है भाई? इतनी ही सी बात है यार, इसको तरह तरह से बताया जा सकता है, हर कोई अपने तरीके से बताता है। नंबर निकालने के दो फॉर्मूले मैंने बताए, W बाई मोलर मास, W है टोटल मास, M है एक कंटेनर का मास। एक कंटेनर मतलब एक मोल का मास, एक कंटेनर को यहां क्या बोलते हैं? एक मोल। कैपिटल N है टोटल नंबर, और ये नंबर किसका है? एक कंटेनर का नंबर है। ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है तो रट लें तब भी चलेगा, ठीक है। अब यार अगर मोल कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ गया तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ नए लुक में लिखने वाला हूं, है ना। तो यार फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन तरह तरह की रिक्वायरमेंट में हमें इसको तरह तरह से यूज करना पड़ेगा। तुम्हें रटना नहीं है, बस कड़ियां जोड़ना आना चाहिए। क्या बता रहे? पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अगर हमें मोल्स लाना हो तो तुम इस फॉर्मूले से मोल्स लाना हो तो एन बराबर क्या होगा? पीवी बाई आरटी। नहीं, अगर हमें मास लाना हो तो यार यहां तो कहीं मास है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? पीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम आर टी। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीवी एम बाई आर टी। यार मैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मूले के लिख रहा हूं, है सब एक ही उसी में। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाना हो, मॉलिक्यूल, तो यार इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? क्या एनआरटी में एन को हम कैपिटल एन बाई एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं कि नहीं? ये इस नंबर को हम एन ए लिख देते हैं, इस नंबर को हम क्या लिख देते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, इसको एन ए लिख देते हैं। तो मुझे बता यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाना हो तो इस फॉर्मूले में हम एन का आंसर लाना चाहते तो एन का आंसर क्या आ जाएगा? देखो जरा, पीवी एन ए बाई क्या? आरटी। मैं बता रहा हूं कि यार पता नहीं कब किस लुक में ये फॉर्मूला मिल जाए, तो तुम्हें ये अजीब नहीं लगना चाहिए, सब कुछ जोड़ जोड़ के बनाया गया है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है डेंसिटी का। मुझे बताओ इस फॉर्मूले में कहीं डेंसिटी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जरा डेंसिटी प्रकट कराते हैं। डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो तुम्हें यार मास और वॉल्यूम कहां नजर आ रहा है? इस फॉर्मूले में। जरा इस फॉर्मूले में और सुधार रहा हूं, P इक्वल टू 1 बाई एम डब्ल्यू बाई वी आर टी। डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू मास है, V वॉल्यूम है, तो क्या बन गया? तो P इक्वल टू क्या बन गया? 1 बाई एम रो आर टी। लेकिन अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे? पीएम बाई आर टी। रो इक्वल टू क्या बन गया? पीएम बाई आर टी। तो मैं क्या कह रहा हूं यार कि पता नहीं कब कहां, है ना, किस रूप में मिल जाए। एक कोई मुझे कुछ याद आ रहा है, हाँ गाना है, नारायण किस रूप में मिल जाए। तो है नारायण वही, मगर कब कहां किस रूप में मिल जाए हमें नहीं पता। तो रूप हमें पहचानना आना चाहिए, कन्वर्जन करना आना चाहिए कि तुम यार हर रूप याद रखोगे। मैं कह रहा हूं क्या हर फॉर्मूला याद रखोगे या बदलाव करना आना चाहिए? बदलाव करना आना चाहिए, गौर करना आना चाहिए। फॉर्मूला एक ही है, उसके साथ मैंने दो चीजों को यूज कर लिया है। क्या क्या? एन बराबर डब्ल्यू बाई एम और एन बाई एन ए। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से हमने इतने सारे नए फॉर्मूले बनाए हैं। और अगर बनाना नहीं आता तो फिर यार फिजिक्स बहुत बड़ी है, बनाना आता है तो फिजिक्स सबसे छोटा सब्जेक्ट है। बनाना मतलब केला नहीं है यार, मतलब कंस्ट्रक्शन करने से बात कर रहा हूं मैं। तो यार देखो ये बात तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाई गई होगी, मैंने उसको जोड़ के नई बातें बताई हैं, उसको यार कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए।
क्योंकि यार तुम लोगों ने बचपन से बनाना मतलब बनाना पढ़ा है, तो तुम लोग कहोगे सर बनाना तो आता है, हमने बी फॉर बनाना पढ़ा था, तो मैं उस बनाना की बात नहीं कर रहा हूँ। और भी किसी लुक में ये क्वेश्चन फॉर्मूला यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई पूछे प्रेशर का फॉर्मूला बनाओ, नहीं बना लोगे? प्रेशर का बन जाएगा, अरे P इक्वल टू क्या, nRT बाई बी, ये भी हो सकता है। एक और चीज मुझे यहीं बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कनेक्ट करना मुश्किल होता है। एक नाम इन्वॉल्व हो रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बिल्कुल, R बाई Na में R क्या है, गैस कांस्टेंट, और Na क्या है, वही एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसको मैं 1 मोल का नंबर बोलता हूं। क्या ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इस रेशियो का नाम क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बस ऐसे समझ लो, एक नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दो चीजें कई बार रेशियो में आती हैं, तो उनको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, K से। और जब K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुझे बताओ, अब हमारे इन सारे फॉर्मूलों में जहां जहां तुम्हें R बाई Na दिख रहा है, जहां जहां तुम्हें R बाई Na दिख रहा है, वहां किसकी एंट्री हो सकती है, K की। अब मैं शुरू से ही R बाई Na दिखाऊं, इधर देखो जरा, इधर R बाई Na दिख रहा है, तो PV बराबर क्या बन गया, NKT। क्या बन गया, R बाई Na की जगह क्या लिख दिया, NKT। अब मुझे बताओ, अगर इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को बनाया गया होता, तो क्या ये Na नीचे आता, इस जगह पर क्या आ जाता, क्या आ जाता, तो ये फॉर्मूला बन जाता PV अपॉन KT, बन जाता कि नहीं। और कहीं नजर आ रहा है, नहीं। मैं कह रहा हूं यार, केवल ये शुरुआत है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लुक हो, अभी लुक और भी बहुत सारे संभव हैं। अभी कल को कोई कहता है यार वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, चलो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं, यहां से मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां से लिखूंगा तो बनेगा nRT बाई P, और अगर मैं यहां से लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, NKT बाई P। क्या जनता समझ पा रही, N कैपिटल वाला है, N कैपिटल वाला। तो तुम देख पा रहे हो यार कि अगर हमें एक दूसरे से जोड़ के चीजें निकालना नहीं आता है, तो एक ही फॉर्मूले को तुम्हें कई तरीके से पूछ के, तुम्हें जिसको लगता है कि सबसे आसान चीज ये है, जी तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, उसी अच्छे से वाली चीज को पता नहीं किस रूप में पेश कर दिया जाएगा और तुम पहचान नहीं पाओगे। तो तुम्हें यार बदलाव करना आना चाहिए। मैंने इतने तरह के बदलाव कर दिए, कुछ और दिमाग में आ रहा हो तो बदल के देख लो। क्लियर है भाई? शीट निकालें जरा, दो चार क्वेश्चन करते हैं इस पे। बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। पढ़ पाए कि नहीं इतनी देर में? थोड़ा स्पीड बढ़ा यार पढ़ने की भाई। क्वेश्चन में कहा है रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, यानी आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा यार? फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार। पीवी बराबर आरटी कब काम करता है? तो पहली बात तो 1 मोल गैस के लिए काम करेगा यार। पीवी बराबर आरटी तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो पीवी बराबर एनआरटी देखा है। इसका मतलब इन्होंने एन कितना लिया है? 1 मोल। तो पीवी बराबर आरटी। अब ये किसके लिए काम करेगा? तो मैंने क्या बताया यार, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। और जब प्रेशर लो होता है तो और क्या क्या लो होता है? डेंसिटी भी लो होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है भाई? ठीक। न्यूमेरिकल इसी शीट के ही हैं, बस क्रम थोड़ा अलग है। ओके।
आंसर कुछ भी हो सकता है, रेड मार्क का कोई मतलब नहीं यहां पे। तुम्हें अपनी यार स्टेप लिखना है कॉपी पे, लैंग्वेज पढ़ के स्टेप लिखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है खुद समझना है। हीलियम गैस स्टोरेज टैंक हैज कैपेसिटी दिस, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। एंड द गैस प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर, क्या ये सही यूनिट में दिया है? नहीं, प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल होता है? 5। ये कभी ना कभी फ्लूइड में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया 50 × 10⁵ यार ये देखो इतना सा कन्वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं, इसके चक्कर में हम आर की दूसरी वैल्यू कभी यूज ही नहीं करेंगे। और क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है। ओके, टेम्परेचर कितने डिग्री रखने वाले हो इस टॉपिक में? क्या 27 या 27 के साथ 273 ऐड करोगे? तो ये कितना हो गया? 300 केल्विन। क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ द कंटेनर, मास बताना है तो तुरंत समझ में आना चाहिए क्या निकालना, उसका सिंबल क्या है। मास निकालना है मतलब क्या निकालना है यार? मास मतलब कैपिटल एम नहीं, डब्लू निकालना है। यहां पे पूरे टॉपिक में मैंने डब्लू को मास लिखा है। अब तुम्हें डब्लू का फॉर्मूला बनाना है। डब्लू का फॉर्मूला तो बनाते हैं यार। देखो ऐसा है ना कि फॉर्मूला कोई नहीं रटेंगे, हमें एक ही आता है, हर बार बनाएंगे। जब 10 बार बनाओगे तो 2-4 दिमाग में बैठ ही जाएंगे, ना बैठे तो हर बार बनाते रहो, जब तक ना बैठे बनाते रहो यार। हमें फॉर्मूला पता है पीवी बराबर एनआरटी। अब यार इतना तो समझ में आ रहा है, डब्ल्यू अपेयर कराना है तो एन की जगह क्या लिखना है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या बन गया? पीवी अपॉन एमआरटी। बस डब्ल्यू आ गया यार, बस अब वैल्यू पुट करना है। पी की जगह 50 × 10⁵। यार एक बात समझे यार, यहां सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है। अच्छा एम ऊपर जाएगा, सॉरी। एक बात ध्यान रखना है, अक्सर हमारी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री करते करते एक आदत खराब हो जाती है कि हम चीजों को फिजिकल केमिस्ट्री के तरीके से रखने लगते हैं। जैसे प्रेशर हो गया इतना, वॉल्यूम कितना, सही यूनिट में है कि नहीं है? मोलर मास कितना, यही जैसे मैंने अभी जैसे बोल के कॉमा किया था उसका एग्जाम्पल ये है। तो जैसे यार मास 4 × 10⁻³ यार आदत है, ऐसा ही होगा, हमारे दिमाग में 4 ही याद आएगा। क्यों? क्योंकि यार 90% केस में हम 4 लिखते हैं और अभी कोई 4 × 10⁻³ के तो मानने का मन नहीं करता थोड़ी देर के लिए, नहीं। तो ये ध्यान रखना है भाई, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है। अगर तुम ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं रखोगे तो फिर आंसर सही नहीं आएगा, फिर ग्राम में आएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलो ठीक है, बट यार बाकी सब दूसरी यूनिट स्केल में लिख रहे हो, इसको अलग से। आर कितना? नहीं भाई, 25/3 कितना समझाएंगे यार, कैलकुलेशन का फायदा नहीं उठाना यार। आर टी की जगह कितना? 300। अब तुम देखो यार कैलकुलेशन का फायदा, मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा है। देखो यार 3 से 300 कटा 100 आ गया। जरा तुम सोच के देखो 8.31 को तुम कैसे हैंडल करते। और सुनाओ, क्या यहां से डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो उड़ाओ, 5 × 5 25 पूरा उड़ गया। माय गॉड कितना बढ़िया हो रहा है यार। देखो ये आंसर आ गया 4 × 10⁻4 ही तो बचा, -3 इधर, 5 इधर, और ये 2 पावर ऊपर गई, तो ये कितना हो गया? 4 × 10⁻0 यानी 4 kg। तुम सोच सकते हो यार 8.31 रख के तुम क्या कितना बड़ा नुकसान करते। इसीलिए मैंने सॉल्विंग दिखाई है कि सॉल्विंग करने के भी स्टेप हैं यार। कुछ भी करोगे तो कुछ भी आएगा, सही करोगे तो सही आएगा। क्या जनता समझ गई यार कैसे फॉर्मूला बनाना है, कैसे वैल्यू रखना है, कैसे आंसर निकालना है? ये क्वेश्चन कौन सा है बता दो जरा, किसी को दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है यार, कोई ना कोई होगा इसमें से, नहीं है तो भी जरूरत नहीं है। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तरीका समझ लो यार, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। कोई दिक्कत है भाई लोग? अरे कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं यार, मैं सॉल्विंग के स्टेप पूछ रहा हूं, जिसका हो जाए बुला के स्टेप दिखाए, बस तुम्हें वैल्यू रख के दिखाना है, फॉर्मूला सही यूज करना है, बस इतनी सी बात है। सही सही वैल्यू रखना, सॉल्विंग से पहले तक का डिस्कशन मुझे दिखा दो, इसका मतलब फिर सही है। पी अच्छा बताओ यार, 720 में 760 से डिवाइड करने पर वो एटमॉस्फेयर आता है या पास्कल आता है? हाँ, या फिर मिक्स करो 0.0821 लगाओ, तो फिर उसमें मीटर क्यूब नहीं लीटर में लिखना चाहिए। तो इसलिए ये सब गलतियां दूर करना है सॉल्विंग कर करके। नहीं कट रहा। अच्छा यार, तुम्हें ये पता है 760 mm ऑफ Hg वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। तो 720 mm वो होगा 760 डिवाइड बाई 720, नहीं 720 डिवाइड बाई 760। ये किस में आया? एटमॉस्फेयर में ना। क्या अभी ये प्रेशर सही यूनिट आई है? नहीं, प्रेशर की सही यूनिट क्या है? पास्कल। तो हम लिखेंगे यार 72/76 इंटू 10 की पावर 5। पहले तो प्रेशर क्लियर कर ले। ये mm ऑफ Hg कभी भी प्रेशर होता ही नहीं है, mm ऑफ Hg केवल इशारा होता है। 760 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेयर होता है। जितना भी प्रेशर mm में दिया जाए उसको एटमॉस्फेयर में बदलने का ये तरीका है, ठीक है। अब एक बार एटमॉस्फेयर में आ गया तो भी सही प्रेशर नहीं आया, उसके साथ हमें और क्या करना है? 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है। अब ये सही प्रेशर आया है। चलो यार, पहले तो तय करते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाना है। पीवी बराबर, ये देखो यार, डब्ल्यू दिया है, वी पूछा है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो हमें क्या लगाना? पी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। ये मुझे क्यों ख्याल आया? क्योंकि डब्ल्यू दिया था। हमें लाना क्या है? वॉल्यूम। तो ये आएगा डब्ल्यू आर टी वी अपॉन एम। ये हो गया यार, फॉर्मूला पक्का हो गया यार। अब हम डेटा उठा के रखते हैं। डब्ल्यू कितना? यार देखो ऐसा है, इसमें तुम्हारे पास चॉइस है। डब्ल्यू अगर ग्राम में रखोगे तो एम भी, सॉरी, ठीक। तो यार डब्ल्यू और एम रखने की तुम्हारे पास चॉइस है। अगर तुमने डब्ल्यू ग्राम में रखा है तो एम भी ग्राम में रख सकते हो। डब्ल्यू केजी में रखा है तो एम भी केजी में, क्योंकि डब्ल्यू बाई एम किसी भी यूनिट में डब्ल्यू और एम रखा जाए तो सेम ही आंसर देगा। तो हम यार इस बार ये बात देख रहे हैं, दोनों जगह सेम यूनिट रख सकते हैं। तो डब्ल्यू ग्राम में दिया है, 10 ग्राम रख देते हैं। तो बता यार कौन सी गैस है ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 1 मोल का मास कितना होता है? देखो यार, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन अगर कहीं लिखा हो तो ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माना जाता है, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये मन में ख्याल आ सकता है कि सर एटम या मॉलिक्यूल, तो ये कोई क्वेश्चन वाला क्लियर नहीं करता है। हम मानते क्या है? मॉलिक्यूल मानते हैं, जो नेचर में होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 32 ग्राम। आर की जगह कितना? टी कितना? 293। 293 थोड़ा गंदा है। प्रेशर कितना? इसको 2 से काट दें क्या यार? 26/38। 4 से भी कट रहा है क्या? बोलो यार, 4 से कट रहा है ना? हाँ, 4 से कट रहा है ना यार? 4 18/19 18/19 इंटू 10 की पावर 5। प्रेशर कितना? अरे प्रेशर हो गया ना यार। अब जरा हम इसका मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि कैलकुलेशन करते समय कितना हम इधर उधर कर सकते हैं।
10 की पावर -5 पास्कल में। अच्छा ये 19/18 इंटू 10 की पावर 5 है, तो फिर 19 इधर होगा ना यार फिर। हाँ चलो यार, जिसका हो गया है मुझे बताए। आ गया है। हाँ भाई, प्रेशर नीचे रखना था, और प्रेशर कितना है हमारा 19/18 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है यार? तो अब यार सॉल्विंग किसी को बढ़िया दिख रही है क्या? हाँ ले सकते हैं, इतना तो चलेगा। 100 मान लें। चलो 97, इसको 1 मान लिया तो 3 आएगा। बिल्कुल यही सब करना सिखाना है मुझे। हाँ 10 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -5। अब क्या करें? ये 75 इंटू 0 750 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आ गया यार, 2 0 खिसका दो तो 7.5 इंटू 10 की पावर -2, नहीं 3, 2 ही 0 तो खिसकाए हैं। देखो यार, ये है यार असली तरीका कैलकुलेशन करने का। ऑब्वियसली तुमने बताया है, बट यही मैं चाहता हूं कि तुम लोग यार एकदम मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो दिक्कत है। कुछ ना कुछ करके जल्दी से आंसर निकालना होता है हमारे पास। भले कितना गंदा डेटा है, लेकिन देखो कैलकुलेशन कितना बढ़िया हो गया है। तो ये सब तिकड़म लगाना है यार। कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दोगे तो आंसर थोड़ा ही बहुत इधर उधर आएगा। अब इसके करीब कौन सा आंसर है, बस तो वही टिक कर दोगे यार। समझ रहे हो यार? यही कैलकुलेशन के तरीके हैं। कोई दिक्कत है भाई लोग? सेकंड आंसर है। देखो अब एक बात और है कि आंसर अगर बहुत करीब करीब हैं तो बहुत हमारे पास स्कोप नहीं है कैलकुलेशन बिगाड़ने का। हल्का फुल्का बिगाड़ोगे तो आंसर मैच करेगा, ज्यादा बिगाड़ोगे तो आंसर दूसरा भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा एक थोड़ा सा ये भी सेंस हम लगा के चल सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, ये भी हम अंदाजा ले सकते हैं। तो हमने देखा जाए तो यार इसको थोड़ा सा छोटा किया है और इसको भी तो थोड़ा सा छोटा ही किया है, तो आंसर सही होगा। अगर ऊपर वाले को थोड़ा सा छोटा किया होता और नीचे को बड़ा कर दिया होता तो आंसर थोड़ा सा नीचे साइड चला जाता, तो हम उससे ऊपर वाला आंसर देते। ये सब मन में चल सकता है। हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, हमने पेन की स्पीड से अपने दिमाग को रोक रखा है। बात सुन रहा है? बचपन से जो पेन से लिखना हमें सिखाया जाता है ना यार, वो हमारे दिमाग की स्पीड को कमजोर करता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। हम लोगों को चाहिए कि दिमाग तेज चलाए, पेन चले भले धीमे चले, दिमाग हमारा तेज चलना चाहिए। इतनी बात क्लियर है भाई? हाँ उल्टा हो रहा है तो दिक्कत है यार। आंसर नहीं चाहिए, आंसर लिखा है मुझे पता है, स्टेप चाहिए यार। अब हर बार रेड वाला निकल रहा है तो गलत थोड़ी होगा यार। रेड मतलब ये आंसर नहीं है। अच्छा एक और बात, कैलकुलेशन स्टेप स्टेप में मत करो। सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आखिरी लाइन में करना चाहिए। उसका फायदा यह है कि बहुत जगह चीजें कट जाती हैं। अगर तुम स्टेप स्टेप में कैलकुलेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। तो कैलकुलेशन हमेशा आखिरी लाइन में करना चाहिए, तब तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, उससे भी कैलकुलेशन बच जाता है। क्वेश्चन में कहा गया कितनी गैस लीक कर गई, कितनी गैस लीक हो गई, और सारे आंसर किस में दिए हैं, ग्राम में। तो मतलब क्या निकालना, पहले तो मन में ये ख्याल आना चाहिए किसको लेके क्वेश्चन पूछा है, किसको लेके क्वेश्चन पूछा है, डब्लू को लेके। तो तुरंत यार तुम्हें डब्लू का फॉर्मूला बनाने के पीछे लग जाना चाहिए, और फॉर्मूला हर बार हम यहीं से लगाएंगे, पीवी बराबर W/m/RT। हमें नहीं याद रहता तो हम यहीं से बनाएंगे, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं याद रहता है। PV/m/RT बन गया तुरंत।
ये लगाना है। क्वेश्चन में कहा गया हीलियम गैस किसी कंटेनर में थी 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर, नहीं, अच्छा 20 एटमॉस्फेयर दे रखा है। एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर पे थी और 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट वॉज डिटेक्टेड दैट ड्यू टू लीकेज इन द फ्लास्क, फ्लास्क में लीकेज होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, यानी कितना हो गया 10 एटमॉस्फेयर हो गया, हाफ, एंड टेम्परेचर डिक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन पूछा यार कि कितनी हीलियम लीक कर गई। यार यहां से हीलियम निकलने का कोई रास्ता होगा, तभी यार पहले हीलियम के मुकाबले बाद की हीलियम कम हो चुकी होगी। तो यार इस कंटेनर में हीलियम W1 होगी, इस कंटेनर में W2 होगी। तो हमें एक तरह से क्या पूछा है, कितनी लीक कर गई, मतलब W1 माइनस, हमें निकालना है W1 माइनस W2। पहले तो क्वेश्चन क्लियर कर ले क्या निकालना है, कितनी गैस लीक कर गई। अच्छा यार W बदलने के पीछे जिम्मेदार कौन कौन है, W के फॉर्मूले में सब कुछ है, क्या क्या बदला है, टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं बदला, कंटेनर तो वही है। तो क्या क्या बदला है, प्रेशर और, तो यार W1 में हम लिख देते हैं P1 RT1, बाकी सबको थोड़ी बदला, गैस हीलियम पहले भी थी, गैस हीलियम, यानी ना M बदला है, ना कंटेनर बदला है, और ना R तो बदल ही नहीं सकता। W2 क्या होगा, P2 VM अपॉन RT2। यार इतना काम एल्जेब्रिकली करो तो ठीक रहता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हम आखिरी में करेंगे। हमें लाना है W1 माइनस W2, तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, VM बाई R कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा P1 बाई T1 माइनस P2 बाई, अब यहां पर तुम्हें कैलकुलेशन करना चाहिए, अब सब कुछ उठा के यहां रख देना चाहिए। क्या जनता समझ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं। कैलकुलेशन अगर तुम यहां करते, सोच के देखो, तुम इतना कैलकुलेशन पहले करते, इतना कैलकुलेशन बाद में करते, तो वो ज्यादा काम हो जाता, घटा के आखिरी लाइन में हमें कैलकुलेशन करना है। क्या जनता समझ पा रही है क्या स्टेप फॉलो करना है, आ गया, बहुत बढ़िया यार, कोशिश करना चाहिए कैलकुलेटर के बिना आंसर निकले। दो ग्राम कंटेनर फ्लास्क were detected due to leakage in the pressure reduced to half, okay, and temperature decreased to quantity of helium, okay, हाँ ले सकते हैं। ऐसा है कि इसमें वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम एक काम कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, मगर हमें दोनों ही चाहिए ना, P1 बाई T1, ओके, वॉल्यूम दिया नहीं है। क्या बता रहे, वॉल्यूम को हम NR बाई P लिख सकते हैं, NRT बाई P। क्या T और P हमें दे रखा है, इधर देखें जरा, वॉल्यूम हमको नहीं दिया है, अच्छा वॉल्यूम V1 V2 सेम रहा है, तो क्या हम वॉल्यूम को NRT बाई P लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे NRT बाई P में T कौन वाला P कौन वाला, तो देखा यार ये फॉर्मूला हर पेयर के लिए काम करता है, हर P हर T के लिए काम करता है, तो जब वाला P लो तभी वाला T ले लो, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। अच्छा N को मैं क्या लिख देता हूं, W बाई M RT बाई P। अच्छा W भी तो नहीं दिया है, मोल्स पता है, ठीक है यार मोल्स पता है, मुझे बता यार, अगर 2 ग्राम हीलियम है तो 2 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, हाफ मोल, यानी यार N हमें पता है कितना, हाफ,
n पता है हाफ और आर टी बाई पी। मैं यार यहां पे v की जगह क्या लिखने वाला हूं, v की जगह क्या लिखने वाला हूं, हाफ आर टी बाई पी। तुम कहोगे यार कब का r कब का p, हाँ और एक r भी तो है, क्या इस r से ये r कट गया, m क्या है, मोलर मास है। अब बताओ जरा, ये T कोई भी एक ले लेते हैं, अगर शुरू वाला T लिया है T1 तो प्रेशर भी P1 लेना पड़ेगा। मुझे लगता है अब कैलकुलेशन करना ठीक रहेगा, अब सारा डेटा पता है। हाफ यार ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, अभी कैलकुलेशन और बचेगा। क्या ये T1 बाई P1 लिया है तो T1 T1 से कट जाएगा, P1 यहां 1 आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, P2 T1 अपॉन T2 P1। ये कैलकुलेशन करना ठीक रहेगा। यार बहुत सारी चीजें हो गई यार इस बार, कारण क्या है, वॉल्यूम दिया नहीं था। अब यहां क्या बचा है, हाफ ये बचा है 1 माइनस P2 अपॉन P1 T1 बाई T2। ये कुछ ज्यादा हो गया ना यार, हाँ ये भी बात सही है। यस ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो एक तरीका अभी और सूझा है यार, इस पे ध्यान दें। चलो ये बात सही है यार, बेटर तरीका हो सकता है तो उसको दिमाग में डाल लो, शायद कभी काम आ जाए। मुझे बताओ, इसमें यार एक W दे रखा है और दूसरा W हमें निकालना है, ये बेटर है यार, बिल्कुल ये करने से अच्छा है। क्या W1 2 ग्राम दे रखा है और W2 निकालना है, तो मैं इन दोनों का रेशियो कर दूं। W1 2 ग्राम पता है, W2 पता, रेशियो करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, वॉल्यूम कट जाएगा, M कट जाएगा, R कट जाएगा। W1 अपॉन W2 हमें चाहिए था, ये आ गया P1 बाई T1 T2 बाई T2। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरे को सॉल्व करके हम W2 ला सकते हैं, W2 मान लिया W2 आ गया 1.5 ग्राम मान लो, तो पहले गैस कितनी थी 2 ग्राम और बाद में कितनी हो गई 1.5 ग्राम, इसका मतलब कितनी लीक कर गई, 0.5 लीक कर गई। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, कितना आ रहा है वैसे W2, 1 के आसपास आ रहा है, W2 1 ग्राम के आसपास आ रहा है, ये सारा डेटा रखने के बाद। अब इस डेटा में रखना क्या है, तो क्या जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो यूनिट का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम यहां यूनिट बदलोगे यहां यूनिट बदलोगे तो वो यूनिट वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्या P1 किस में दिया है, 20 एटमॉस्फेयर, P1 कितना दे रखा है 20 एटमॉस्फेयर, P2 कितना दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर, T1 कितना दे रखा है 320 और T2 कितना दे रखा है 300। क्या ये सब रख के हम W2 ला सकते हैं, और W2 आ जाएगा तो हम दिखा देंगे कितनी गैस निकल गई, ये ज्यादा हो जाएगा यार। हाँ ये ज्यादा हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम इक्वल तो है ही है। यार एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मगर मैं बेस्ट तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे बेस्ट तरीका यही लग रहा है। वॉल्यूम इक्वल करना बिल्कुल सही बात है, और उसमें भी यही कैलकुलेशन बन के आएगा आखिरी में, है वही। इतनी बात क्लियर है, रेशियो लेना या तुम वॉल्यूम इक्वल करना, उससे यही आखिरी लाइन बनेगी जो तुम्हें यहां बनी है। एक क्वेश्चन कैटेगरी और है जो मुझे बताना है। देखो यार, एक कंटेनर के अंदर अक्सर कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रहता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है PV बराबर क्या, nRT बाई V। तो हमेशा जनरली क्या फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। कंटेनर फिक्स है तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अब यार अगर टेम्परेचर बदले तो प्रेशर बदल सकता है, मोल्स बदले
तो प्रेशर बदल सकता है? नहीं। इसी तरह से मैं कह दूं टेम्परेचर बदलने के भी तरीके क्या क्या हो सकते हैं? प्रेशर बदले तो टेम्परेचर बदल सकता है, मोल्स बदले तो टेम्परेचर बदल सकता है। मैं यार देखो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मैं या तो प्रेशर बदलने की बात करूंगा, या तो टी बदलने की बात करूंगा, या तो मोल्स बदलने की बात करूंगा। कोई एक भी बदलेगा तो कोई दूसरा भी जरूर बदलेगा। मैंने यार शुरू से फिजिक्स में एक फॉर्मूले की हमेशा बात की, के बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब टाइप का फॉर्मूला हो तो उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बताया कि नहीं? ये एक बार नहीं, लगभग फिजिक्स के हर टॉपिक में आ ही जाता है घूम फिर के। नहीं याद है यार? डी क्यू बाई क्यू क्या होता है? 1 टाइम्स डी ए बाई ए, 2 टाइम्स डी बी बाई बी, माइनस 3 टाइम डी सी बाई सी। ये होता है कि नहीं? अब देखो यार क्वेश्चन में एक छोटे परसेंट की बात करी गई है, यानी इन्होंने पता है क्या दिया है, डीपी बाई पी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी, कितनी? 1% दे रखी है। प्रेशर में बदलाव हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल टेम्परेचर क्या होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर में बदलाव कितना हुआ है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बदलाव चाहे केल्विन में हो चाहे सेंटीग्रेड में हमेशा सेम होता है। तो यार यहां एक स्मॉल प्रेशर चेंज में स्मॉल टेम्परेचर चेंज की बात हुई है, यानी पी और टी दो चीजें बदली हैं। नहीं, मोल्स इसका मतलब सेम रहे होंगे। मैं पी और टी को लेके फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला बनाने वाला हूं। क्या बता यार, डीपी बाई पी का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताओ? क्या टी की पावर 1 है ना? तो ये फॉर्मूला बनेगा डी टी बाई टी इंटू 1। और कोई चीज बदली है क्या? नहीं बदली है। पहले तो ये फॉर्मूला हजम कर लें। अब मुझे बताओ डीपी बाई पी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1 नहीं, 1/100 दे रखा है। dt कितना दे रखा है? 5। तो t का आंसर यहां पे केल्विन में निकल के आएगा। यहां बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि सर ये डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है तो ये किस में आएगा? यार ये पूरा फॉर्मूला ही केल्विन वाला है। रही बात dt डिग्री सेंटीग्रेड में 5 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा? उसमें भी 5 ही होगा, है ना? T एब्सोल्यूट सेंस में केल्विन टेम्परेचर होता है, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में मैं कह रहा हूं केल्विन है। कोई मना कर सकता है क्या? अरे इसलिए नहीं कि मतलब मैं कह रहा हूं भाई, चेंज डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हमेशा सेम होता है। इस पूरे टॉपिक में T हमेशा किस में आता है? केल्विन में। तो ये T का आंसर भी किस में आएगा? कितना आ गया? 500 केल्विन आ गया। यार ये T का मतलब होता है ओरिजिनल टेम्परेचर, dt का मतलब होता है बदलाव। तो T का आंसर कितना आ गया? 500 केल्विन। तो कोई पूछे यार इसका आंसर कौन सा होगा इनमें से? डिग्री सेंटीग्रेड आंसर ये होगा। बात क्लियर है? ऐसा कभी छोटे चेंज का क्वेश्चन आएगा तो ये फिजिक्स में रह रह के आता है हर टॉपिक में, तो ऐसे हैंडल करना है। अभी तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करके आना है? 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। 1 to 16 ट्राई करके आना है। हाँ, ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर में मैं गिना देता हूं।